दूर क्षितिज से एक आवाज आती है कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है। उस आवाज को सुनने वाला एक मगरूर व्यक्ति फक्र से गर्दन उठाए इस आवाज को सिरे से नकारता हुआ चला जाता है अपने इतिहास की कक्षाओं को सजाने। और सबसे पहले वह अपने सामने बैठे हुए विद्यार्थियों को एक नंबर का उल्लू का पट्टा समझता हुआ उनसे पूछता है कि विद्यार्थियों, तुम तैयार हो आज की कक्षा के लिए। इससे पहले कि वे हामी भरे वह कहता है, भूलो मत, 800 सालों की लंबी गुलामी के बाद एक मुल्क, एक अहले सुबह आजाद फिजाओं में अपनी पहली सांस लेता है और वह मुल्क अपने नन्हे लड़खड़ाते कदमों से लंबे लंबे डग भरता हुआ दुनिया के नक्शे पर अपने हस्ती को कायम करता है। तो बताओ उस मुल्क का नाम क्या है और वह अहले सुबह कौन सी थी। जितने भी लोग बैठे होते हैं सबको इस प्रश्न का उत्तर पता होता है, लेकिन संयोग यह है कि इन्होंने उस प्रश्न को ढंग से नहीं सुना जिस प्रश्न को सुन करके इस मगरूर व्यक्ति ने फक्र से गर्दन उठा करके इनके बीच आकर के ऐसे प्रश्न करने लगता है जिनमें गुलामी की जंजीरों वाली जुमले होते हैं। उन्होंने यह नहीं सुना होता कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लेकिन वे सन्नाटे के शिकार तो जरूर होते हैं। इसीलिए कहते हैं, रहने दीजिए इस प्रश्न को सर, चलिए आगे बढ़िए, प्लीज कंटिन्यू। और वह शिक्षक फिर फक्र से सर ऊंचा करता हुआ आगे बढ़ जाता है और बीच में वह कहने लगता है कि 800 वर्षों की लंबी गुलामी से पहले भी इस मुल्क का कोई अस्तित्व हुआ करता था, इसकी हस्ती कायम थी, लेकिन सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को कोई बाहर से आकर के उजाड़ देता है, उन्हें साउथ इंडिया में खदेड़ देता है और इस प्रकार से सभ्यताओं का यहाँ आना जाना जारी रहता है। सभ्यताएं आती हैं, यहाँ बस जाती हैं, यहीं की होके रह जाती हैं और यह मुल्क पीढ़ी दर पीढ़ी, सभ्यता दर सभ्यता अपने डग को और लंबा करता हुआ आज यहाँ पहुंचा है जहां हम आज 75 वर्ष के हो चुके हैं। सदियों की बात करता हुआ अपनी उम्र सिर्फ 75 वर्ष बताने वाला यह व्यक्ति इस जुमले में एक और जुमला जड़ देता है जो बॉलीवुड के गीतकार की 2 पंक्तियां होती हैं जो किसी भी तरह से फिट नहीं बैठती, लेकिन किसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती कहीं पर फिट बिठा देना। और वो कहता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो सामने बैठा विद्यार्थी फिर से उसी बोझिलता का शिकार हो करके, उसी सन्नाटा का शिकार हो करके बोझिल मन से कहता है, प्लीज कंटिन्यू सर। और वह इसी प्रकार से सन्नाटे के प्रश्न को नकारता हुआ, नजरअंदाज करता हुआ कंटिन्यू करता चला जाता है और कंटिन्यू होने का परिणाम ये निकलता है कि हम उल्लू के पट्टों की पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार करते चले जाते हैं जो अपने गौरवशाली इतिहास से अनभिज्ञ, जिज्ञासाओं की बाढ़ जिसे छू तक नहीं जाती हो, ऐसी पीढ़ियों के विद्वानों से हम अपने देश को बोझिल पाते हैं। और उन्हीं लोगों के बीच, उसी भीड़ के बीच कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनके स्वर गौरवशाली, धैर्यपूर्ण तरीके से हर बात को समझने और समझाने की क्षमता रखने वाले लोग भी होते हैं। उन्हें हम बलात् नेपथ्य में ठेल देते हैं। और ऐसे में मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं मुखर स्वर के इस द्वितीय सत्र में, जहां हम नेपथ्य में ढकेले जा चुके इस तरह के स्वरों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी चर्चा जिन्होंने उन्हें नेपथ्य में धकेला है उनके बिना अधूरी रह जाएगी, इसलिए हम दोनों की समानांतर चर्चा करेंगे। बात यह होती है कि हमारी इतिहास की कक्षाओं में हमें इतना धोखे में क्यों रखा जाता है कि भारत को एक तरफ तो हम 75 वर्षीय एक नन्हा मुल्क बताते हैं और दूसरी तरफ हम इस बात को भी दोहराते रहते हैं कि हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है
और फिर उस हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता में कहीं लोगों को गर्व ना होने लगे, तब हम ये कह देते हैं कि लोग आते गए और कारवां बनता गया। और चूंकि यहाँ के लोगों की कोई विशेषता नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोगों कह करके कोई लोग थे ही नहीं, अगर थे भी तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे उन्नत भौतिक समाज के सभ्यता के लोग थे जो शांति प्रिय ढंग से सिंधु नदी के किनारे अपनी एक सभ्यता का जीवन जी रहे थे, जिन्हें आर्य नामक व्यक्ति ने या आर्य नामक आक्रांताओं ने आकर के नीचे धकेल दिया। इस प्रकार के डिवाइड को क्रिएट करके उस नैरेटिव को खड़ा करते हैं कि हम सदियों पुराने हजारों वर्षों की सभ्यता तो हैं, लेकिन ये कारवां वाली सभ्यता है, ना कि कोई इंट्रिंसिक सिविलाइजेशन है जो यहीं की है और यहीं की है। इस प्रकार से जब अब 1947 की घटना को इतिहास की कक्षा में उस तरह का फक्र करने वाला मगरूर व्यक्ति जब पढ़ाने लगता है, तो वह यह भी कहने से नहीं चूकता कि हम तो अभी एक नन्हे मुल्क है जिसकी उम्र महज 75 वर्ष हो रही है। और उसी बात को दोहराने वाला हमारा जो ये राजतंत्र का जो इकोसिस्टम है, उसमें हमारे आज के प्रधानमंत्री भी यह कहने से नहीं चूकते कि हम तो आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हम तो 75 वर्षीय मुल्क हैं। ऐसे में यह प्रश्न फिर से हमारे सामने आता है कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है? इस बोझिलता के वातावरण में वे स्वर कहाँ छुप गए जिन स्वरों को आज मुखर होकर बताना होता कि ना तो हम 800 वर्षों से कभी गुलाम रहे हैं, ना तो दिल्ली सल्तनत नामक जो मुसलमानी कुछ सीमित क्षेत्रों में जो शासन व्यवस्थाएं थी, जिन आक्रांताओं ने यहां आकर के घुसपैठ करने में अपनी सफलता हासिल कर ली थी, और उसके बाद चाहे वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशीय शासक हों, या फिर तुगलक हो, या फिर लोदी हो, या फिर उसके बाद 1526 में आने वाला मुगल बाबर हो, और उसके बाद 1707 तक जो उसकी शासन व्यवस्था चलती है वो हो, ये सभी कभी भी पूरे भारतवर्ष पर कभी राज कर नहीं पाए, क्योंकि 1192 के पहले, गोरी के आने के पहले जिस प्रकार से लगभग 550 वर्षों तक इन विदेशी आक्रांताओं को बाहर ठेल दिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं बीच में चूकों का एक दौर रहा, जिस वजह से कुछ सीमित क्षेत्र में ये अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने में सफल तो हो गए, लेकिन वे कभी चैन से यहाँ पर यहाँ के हो करके यहाँ के शासक बन करके शासन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। हमने उनका ऐसा जबरदस्त तरीके से 1192 से लेकर के 1947 तक ऐसा अहर्निश विरोध किया। एक तरह से कह ले कि हम 800 वर्षों से लगभग इनसे एक युद्ध में रहे। ये युद्ध बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन इस युद्ध का गलत नाम देना एक मगरूर व्यक्ति के द्वारा, वह मगरूर व्यक्ति आज हमारे महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की हर इतिहास की कक्षा जो आज सजाई जाती है उसमें वह मगरूर व्यक्ति खड़ा होकर के या तो विवश होकर के इन बातों को कहता है कि 800 वर्षों की लंबी गुलामी, या फिर वह जानता ही नहीं है। क्योंकि जानने वाला यह कभी नहीं कह सकता। जानने वाला तो यह जानेगा ना कि 1192 से अगर हम बैकवर्ड मूवमेंट में जाएं तो 712 तक, यानी 712 से लेकर के 1206 तक, ये इतने लंबे कालखंड में, यानी लगभग 500 साढ़े 500 वर्षों का जो इतिहास रहा है उसमें हमने इन विदेशी आक्रांताओं को कुछ इस कदर पछाड़ा था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही जुमला अपने मुंह से निकाला था, अल महफूज। यानी ये भाग करके चले गए थे अरब के करीब, और वहां इन्होंने अल महफूज नामक जगह पर अपने शरण लेकर कहा कि यहीं पर हम महफूज हैं। ऐसे में मानता हूं कि 1206 के बाद से गुलाम वंश यहां पर शासन करने में सफल रहा। कैसे रहा, यही तो पड़ताल का विषय है। माना कि तुगलक यहां पर आकर के अपनी शासन व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे, कैसे किए यह जानने का विषय है। उसके बाद मुगल आ गए, और मुगल 1526 से लेकर के 1707 तक, लगभग 200 वर्षों से कुछ वर्ष कम तक यहां पर शासन व्यवस्था चलाने में सफल रहे। लेकिन कैसे रहे? क्या उस समय पूरे भारत में हर राजा इन मुगलों को स्वीकार कर चुका था? क्या वह मानता था कि ये भारत के हमारे ही तरह राजा है? क्या ऐसी स्वीकार्यता थी? या बात इसके उलट यह थी कि वे
हर दिन हर रात इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि इन मलेच्छों को यहां से कैसे खदेड़ करके बाहर निकाला जाए। ऐसे में आखिर क्यों करके हम 800 वर्षों की लंबी गुलामी की जंजीरों वाली बात भी कहते हैं, और फिर हम यह भी कहते हैं कि लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब ये लोग आते गए, आर्य भी आ गए, मुसलमान आक्रांता भी आ गए, ये तमाम जो गुलाम वंश, तुगलक, लोदी और मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, पुर्तगीज आ गए, ये सब जब आ करके बस गए तो फिर गुलामी की जंजीरों वाला 800 वर्ष कैसे आता है? फिर तो ये हमारे अपने हो गए। फिर तुम एक नई भाषा का प्रयोग क्यों करते हो कि 1947 में हमें आजादी मिली? अरे ऐसा क्यों नहीं कहते कि 800 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हमने इन तमाम विदेशी आक्रांताओं को जो यहां पर आकर के छल बल शाम दाम दंड भेद से अपना शासन कर रहे थे, इन्हें हम निकाल बाहर करने में सफल रहे। ऐसा हम इसलिए नहीं कह पाते मित्रों, क्योंकि जिन मुखर स्वरों ने इन बातों को बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखा और एक एक बात पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के बातों को लिखा, उनमें से जो राष्ट्रीय स्वर थे उन्होंने उन तथ्यों का, जो ऐतिहासिक तथ्य थे और उन तथ्यों का विशेष करके जो तथ्य इन आक्रांताओं के साथ आए इस्लामिक स्कॉलर ने अपनी वाहवाही में अपनी किताबों में लिखा, उनका विश्लेषण करके उस समय के शिलालेखों का अध्ययन करने के बाद जिन बातों को लिखा, उन बातों को सिरे से गायब कर दिया गया। नेपथ्य में ठेले जाने का मतलब है उन्हें हम सिरे से गायब करके कुछ इस प्रकार से उन्हें विलुप्त कर देते हैं कि आज वैसे लोगों की चर्चा तक नहीं हो पाती, और कम से कम चर्चा मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में नहीं हो पाती। और यही कारण है कि हम आज इस तरह के विवश, बोझिल और निराशाजनक वातावरण में अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, और यदि हमारे मन में जिज्ञासाओं की बाढ़ हमें छू तक नहीं जाती तो हम कहीं ना कहीं उस धारा में सम्मिलित हो चुके होते हैं जिसे हम कहते हैं गुलामी की धारा, मार्क्सिस्ट धारा, विदेशी धारा। लेकिन यदि हमें यह कुरेदता है कि कोई कैसे कह देगा कि हम 800 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में बंधे थे, तो जब कोई हमें कुरेदेगा, जैसे मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, तो हम इस बात का अनुसंधान तो करेंगे कि ये सच कह रहे हैं कि झूठ। और जब हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे साथ फरेब, धोखा और झूठ का आडंबर किया गया, तब हम उस अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो बातें आती हैं, उन बातों से हम गर्व भी करेंगे, लेकिन उसे नेपथ्य से निकाल करके मुख्य धारा राष्ट्रीय मंच पर भी लाएंगे। मेरा यही प्रयास है इस सीरीज में, जिसे मैं मुखर स्वर कहता हूं। इस दूसरे सत्र में हम नेपथ्य में धकेले जा चुके हमारे जो इतिहासकार हैं उनकी चर्चा करने के पहले मैं इस बात की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक समझता हूं कि वे कौन से लोग थे जिन्होंने इन लोगों को नेपथ्य में ढकेल दिया और स्वयं सामने आ गए, तब जाकर के चर्चा पूरी होती है मित्रों। जिस सन्नाटे की चर्चा मैं कर रहा था, उस सन्नाटे के पीछे के जो खिलाड़ी हैं, जो फरेबी, धोखेबाज और झूठे लोग हैं, उन झूठे लोगों को हम बहुत दूर जाकर के नहीं, चलिए 1947 के बाद खंगालते हैं। नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद सत्ता मिलती है। नेहरू चारों तरफ दूरबीन लगा करके ढूंढता रहता है कि हमारे देश का, चलिए मान लेते हैं, चलिए उस भाषा को स्वीकार करते हैं कि एक नया राष्ट्र, तो उस नए देश, नए राष्ट्र का जो पहला शिक्षा मंत्री होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, वह कौन होगा? तो नेहरू जब दूरबीन लगा करके लोगों को देखता है तो विद्वानों की भीड़ में उसे एकमात्र व्यक्ति दिखता है, उसका नाम होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। वह 10 वर्षों तक, 47 से लेकर के 1958 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहता है। अगर बात यहीं तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 1947 से लेकर 1977 तक 30 सालों के लंबे कालखंड में 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री होते हैं। आप कहेंगे मुसलमान है तो क्या आपत्ति है? क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? हाँ, यदि भारतीय मुसलमान है वह, तो वह जरूर भारतीय होगा, लेकिन मेरा मतलब भारतीय मुसलमान से है कि वह नामधारी मुस्लिम है, लेकिन भीतर से वह इस्लाम को
एक विवशता की जंजीर समझ करके इस उहापोह में है कि वह कैसे इससे बाहर आ जाए, तब तो वह मुसलमान नाम रख करके भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि वह भारतीय है। लेकिन जिस फेहरिस्त की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, उस फेहरिस्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद है, दूसरा नाम आता है हुमायूं कबीर का, तीसरा नाम आता है मोहम्मद करीम छागला का, चौथा नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद का, और 77 तक में जो आखिरी नाम जो मुस्लिम नाम है वो आता है एस नूरुल हसन का। ये 5 शिक्षा मंत्री 30 सालों के कालखंड में 20 साल तक शिक्षा मंत्री के रूप में योगदान देते हैं। तो इसमें प्रश्न होता है कि क्या ये लोग पूरी तरह से स्वच्छंद थे कि इनके मन में जो आ रहा था सो कर रहे थे? नहीं, ये पूरी तरह से स्वच्छंद नहीं थे। इनके ऊपर जो प्रधानमंत्री के रूप में बैठा हुआ था वो पूरी तरह से स्वच्छंद और इन्हीं जिहादी मानसिकता वाले लोगों के अनुकूल और उसी मानसिकता वाला व्यक्ति था, चाहे वो नेहरू हो। लेकिन शास्त्री जी इसमें अपवाद हो सकते हैं। उसके बाद चाहे इंदिरा हो, चाहे बाकी आने वाले जो लोग भी हों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को एक तरह से कह ले कि विद्वान माना और इनके हाथों में शिक्षा विभाग सौंप दिया और कहा जो मन में आए सो करो। और परिणाम क्या निकलता है कि इन लोगों ने सबसे पहले जिन जिन बातों से हमारे हृदय में राष्ट्रीय गर्व का भाव उत्पन्न होता है, उन भावों को धीरे धीरे करके उनके पर कतर दिए। जिन इतिहासकारों की पुस्तकों में सच्ची बातें लिखी हुई थी, निष्पक्ष बातें लिखी हुई थी, उन बातों को धीरे धीरे करके करीने से नेपथ्य में धकेल दिया गया, छुपा दिया गया। कहने के लिए सिलेबस में कहीं कहीं पर हम ऐसा पाते हैं कि ये सारी पुस्तकें प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन इसके उलट बात कहाँ आती है कि ये तो प्रिस्क्राइब्ड हैं, और कौन कौन सी पुस्तकें प्रिस्क्राइब्ड हैं? प्रिस्क्राइब्ड सारी पुस्तकों में से पढ़ाई कौन सी पुस्तकें जाती हैं? शिक्षक व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को कौन सी पुस्तकें पढ़ने को कहता है? तब हमारे सामने एक दूसरी फेहरिस्त आकर के खड़ी हो जाती है, जिन लोगों ने इस भारत भूमि से उलट जा करके विदेशी दृष्टिकोण से भारत का इतिहास लिखा। और अगर विदेशी दृष्टिकोण भी होता और उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता का भाव होता, जैसे बहुत सारे जर्मन और अंग्रेजी इतिहासकार रहे हैं जो यद्यपि वे विदेशी भूमि से आते थे, लेकिन वे यहाँ के थे, यहीं के होकर के रह गए थे, यहीं की तरह सोचते थे, तो भी बात मानी जा सकती थी। लेकिन विदेशी कहने का मतलब उनका नजरिया ही विदेशी था। और जब इस प्रकार के लोग इतिहास लेखन में सामने आने लगे और उनकी पुस्तकें महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी, तो फिर हमारा एक ऐसा नकारात्मक बोझिल कर देने वाला धोखेबाज एक नैरेटिव खड़ा होता है, जिसका परिणाम है वह मगरूर व्यक्ति जो कक्षा में जाते ही 800 सालों की गुलामी वाला जुमला उगलता है और उसी के साथ वह यह भी कह बैठता है कि लोग आते गए और कारवां बनता गया और यह देश तो एक कारवां है, चलो अभी के कारवां में तो हम जो 75 वर्ष का कारवां है उसमें हम शामिल हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के मन में आता है जब यह कारवां है तो इस धरती से जितना दोहन कर सकते हैं दोहन कर लो, अपने भौतिक समृद्धि की ऊंचाई को प्राप्त कर लो। लेकिन वह भी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे भौतिक समृद्धि की ऊंचाई मिलती नहीं, क्योंकि खोखली धरातल पे खड़े होकर के कोई बहुत ऊंचा महल बना करके सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि पहले तो महल नहीं बनेगा और महल बन गया तो वह सुखी नहीं रह सकता। वैसे व्यक्ति भी निराश होकर के जब इस बात को रियलाइज करते हैं कि अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कुछ गलत चीज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और जब तक वे रियलाइज करते हैं तब तक वे इतने दूर चले गए होते हैं कि उनकी आवाज कोई सुनता नहीं, क्योंकि उसका उनके ही द्वारा तथाकथित रूप से जो कारवां चला आता हुआ रहता है वह फिर एक नई भौतिकवादियों की फौज में वो कारवां खड़ा हो जाता है। ऐसे में मुखर स्वरों का अपना कर्तव्य होता है इन तथाकथित कारवां वाले लोगों के से पृथक एक ऐसी राष्ट्रीय धारा और परंपरा है जो अपने मुखर स्वर को हर समय सुनाती रही है, स्थापित करती रही है। अब यह अलग बात है कि उनकी बातों का प्रभाव क्षेत्र सीमित रहा है, लेकिन चाहे वह धारा
1192 से लेकर 1947 तक की रही हो, जिसमें उस धारा में शामिल लोगों ने कभी भी किसी भी विदेशी आक्रांता को यहाँ का शासक नहीं माना, उनके खिलाफ अहरनिश लगे रहे, उन्हें उखाड़ के फेंकने में लगे रहे। इसीलिए हम मान भी सकते हैं, जिसे अगर हम आज़ादी की लड़ाई कहते हैं तो चलो वो विदेशियों को उखाड़ फेंकने वाली लड़ाई थी। तो ऐसे लोगों की धारा कभी सूखी नहीं है, बस इन्हें सीमित करके नेपथ्य में धकेल दिया गया है। और इस प्रक्रिया में भी लोग लगे रहते हैं कि इन मुखर स्वरों को नेपथ्य से निकाल करके लाया जाए। उसी प्रक्रिया के तहत मैं आज आपसे मुखातिब हूं। तो मैं बात कर रहा था कि आज़ादी के बाद 5 शिक्षा मंत्री जो हैं वो मुसलमान बनते हैं, लेकिन उन्हें स्वच्छंद एक शासन व्यवस्था दे दी गई थी कि जो करना है करो। तो इसका उत्तर हमें मिलता है कि हाँ, दे दी गई थी। नेहरू ने दिया था, इंदिरा ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था, और हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। ये कैसे लोग थे, इसको पहले हम समझ लें। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद को समझना होगा, क्योंकि कहने को तो ये व्यक्ति भारतीय मुसलमान था। इसका परिचय, चलिए जिसमें इसका कोई वश नहीं उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका जन्म मक्का में हुआ था, इसमें इसका क्या वश है, इसके माता पिता वहां रह रहे थे, इसका जन्म मक्का में हुआ। लेकिन जब यह भारत आ जाता है और यहाँ ये तथाकथित रूप से जंग आज़ादी में शामिल होता है, इसके लिए जंग आज़ादी का मतलब जिहाद था, यानी मुस्लिम रूल को यहाँ फिर से लागू करना या उसे पुनर्स्थापित करना एकमात्र इसका उद्देश्य था। इस नाते वह 1920 में खिलाफत मूवमेंट में शामिल हो जाता है। और खिलाफत मूवमेंट में शामिल होकर के ये सिर्फ आंदोलन को नहीं चलाता है, बल्कि उसमें वह कुछ इस रूप में शामिल होता है जिसे आप एक जिहादी शक्ल के रूप में देख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजादी के बाद शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए क्या क्या किया होगा, उसकी पृष्ठभूमि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसने एक अपना व्याख्यान दिया या लेख लिखे जिसका शीर्षक था मसले खिलाफत व जहीरियत अल अरब, यानी द खिलाफत इशू एंड द होली प्लेसेस ऑफ इस्लाम। इसने कलकत्ता खिलाफत कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर के इसके इर्द गिर्द अपनी बातों को फरवरी 28-29 को 1920 में रखा। और इसके बाद जब खिलाफत मूवमेंट अपने पिक पर जा रहा था, तब इसने अमृतसर से छपने वाला एक जो उर्दू डेली था, उस उर्दू डेली जिसका नाम था अहले हदीथ, हदीथ का मतलब वो मोहम्मद के जीवन से जुड़ी हुई बातें, उसमें इसने एक फतवा जारी किया। ये मौलाना था, इसको अधिकार था कि ये फतवा जारी कर सकता है। इसने एक फतवा जारी किया जिसका नाम था हिजरत फतवा, हिजरत का फतवा। यानी अब ये जो भारत है, अब वह खलीफा के अधीन नहीं रह गया, खलीफा को टर्की से अपदस्थ कर दिया गया है। हमारा आंदोलन है तो, लेकिन अब लग रहा है कि भारत में हम फिर से खलीफा की हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से हिजरत किया जाए। और इसके आह्वान पर और अन्य मुस्लिम नेताओं के आह्वान पर लोग यहाँ से अफगानिस्तान की ओर जाने भी लगे, कुछ लोग गए भी, लेकिन स्वयं मौलाना आजाद नहीं गया और ऐसे तमाम नेता भी नहीं गए जिन्होंने इस तरह के हिजरत का फतवा सुन करके और इसकी वकालत की थी। ऐसे में हुआ क्या, यह यही रह गया। और बाद में इसके बारे में बड़ी प्रशंसनात्मक बातें कही गई कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जब देश का विभाजन हुआ तो वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, नहीं गया, वह विभाजन के खिलाफ था। क्यों था? 1947 में जब विभाजन की बात और विभाजन हो चुका होता है, तब यही मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद दिल्ली के सामने जमा मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहता है, जिसका ऑडियो टेप भी आज उपलब्ध है। वह कहता है, अपनी बातों की पृष्ठभूमि वही स्वरूप में रखता है कि जिन्ना का विभाजन का जो मसला है वो पूरी तरह से हमारे हम मुसलमानों के खिलाफ है। क्यों है भाई? उसने कहा कि जो पैगंबर मोहम्मद है इस्लाम का, उसने कभी कहा था कि ये पूरी धरती ही जो है वह एक मस्जिद है, जहां आप जहां जहां जाएं वहां आप नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे में ये जो धोखेबाज लोग थे, जिन्ना और अन्य लोग, वे अपने सुख सुविधा के लिए पाकिस्तान लेकर के चले गए। अब गजवाए हिंद का मुद्दा कौन संभालेगा? हम तो पूरे हिंदुस्तान को लेना चाहते थे। और इसमें सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद ही शामिल नहीं था, बहुत सारे स्कॉलर्स, देवबंद का स्कॉलरशिप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग, ये सब लोग उसी में शामिल थे कि नहीं नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम पूरे भारत की बात करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं। ऐसे ही लोगों ने खलीफा के पक्ष में जा करके एक आंदोलन चलाया, खिलाफत, जिसका नेतृत्व गांधी ने किया था।
अब बात आगे आती है कि यह व्यक्ति स्वयं भी एक अखबार निकालता था, अल हिलाल। उसमें इसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में बातें लिखी और उन्हीं के पक्ष में लिखते हुए वह सिर्फ जिहाद की बातें करता रहा, और यह व्यक्ति बन जाता है हमारा पहला शिक्षा मंत्री। ऐसे में इस देश का भविष्य हमने किस प्रकार के खतरनाक आतंकवादी मानसिकता वाले, क्योंकि जिहादी मानसिकता का मतलब आतंकवादी मानसिकता, क्योंकि उसी जिहाद का एक नया रूप हम देख रहे हैं। आतंकवाद जो नया है नहीं, वह 632 के पहले यानी 609 से लेकर 632 और मुहम्मद के बाद से पूरी दुनिया उस तरह के आतंकवाद को देख रही है, जिस आतंकवाद का रोध हमने 1206 ईस्वी तक भारत में किया था। 1206 के बाद उस आतंकवाद का एक छल छद्म रूप जो है शासक के रूप में यहाँ स्थापित हो जाता है, और फिर 1707 तक वह अपना छल छद्म जारी रखता है। वह कहीं पर झुक करके, कहीं पर छल करके, कहीं पे शाम, कहीं पे दाम, कहीं पे दंड, कहीं पे भेद स्थापित करके कुछ एक राजाओं को अपने साथ मिला करके, कुछ एक का मतलब सिर्फ कुछ एक, और बाकी बहुसंख्यक राजा इनके खिलाफ रहते हैं, लेकिन वो इन खिलाफ रहने वाले राजाओं के खिलाफ यहीं के लोगों को खड़ा करने में सफल हो जाते हैं। इसीलिए इनका इतना लंबा कालखंड हमको देखने को मिलता है, लगभग 500 वर्षों का। लेकिन इसी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जब तथाकथित रूप से आजाद भारत नामक एक मुल्क का शिक्षा मंत्री बन जाता है, तो बातें क्या होंगी? तब बातें होंगी उसी गुलाम वंश के पक्ष में, उसी तुगलक शासन के पक्ष में, उसी लोधी वंश के पक्ष में, उन्हीं मुगलों के पक्ष में, उन्हीं अंग्रेजों, क्योंकि हम कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले हम बहुत गरीब थे, हम अविकसित थे। आज भी हम विकासशील हैं, हम विकसित नहीं हैं। इन लोगों ने हमें आकर के शिक्षित किया, हमें सभ्य बनाया। हम तो जादू टोना और अंधविश्वास वाले देश थे, इन लोगों ने आके हमें सभ्यता की रोशनी दी। और इस तरह की मानसिकता से बोझिल कर देने वाली इतिहास की पुस्तकों की एक फेहरिस्त खड़ी करने वाले में सबसे पहला जो प्रमोटर था, वो प्रमोटर था मौलाना अबुल कलाम आजाद, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ बड़ा मुल्ला था, ये तो मौलाना था, उससे भी बड़ा मुल्ला था नेहरू। ऐसे में हम यही सब तो पढ़ेंगे जो हमें आज पढ़ने को मिल रहा है, और हमारे बच्चे उन्हें पढ़ने को विवश। आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि महमूद गजनी जो है वो यहाँ 17 बार आक्रमण करता है, और फिर अंत में सोमनाथ को ध्वंस करके चला जाता है, और उसके बाद और शासक आते हैं, फिर मोहम्मद गोरी आता है और तमाम ऐसे कारनामे कर जाता है, और अंत में वह सफल हो जाता है यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम शासन को स्थापित करने में। और हम इसे गर्व से पढ़ते पढ़ाते हैं और भूल जाते हैं, जिन्हें गर्व नहीं होता उन्हें दुख होता है, उन्हें निराशा होती है, लेकिन वे टटोलते रह जाते हैं इस अंधकार में कि आखिर वे बातें लिखी कहाँ हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मोहम्मद गजनी ने जो कुछ भी किया उसका प्रतिकार बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ, और वह चोर की तरह सोमनाथ को विध्वंस करके भागा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौट जाए। उसी प्रकार से मोहम्मद गोरी किस प्रकार से सफल हो गया था, वह भी एक पृथक कथा है। लेकिन उन कथाओं को, उन बातों को हम अपने विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि हमारे पास वे पुस्तकें नहीं हैं या उपलब्ध नहीं हैं। मैं कुछ पुस्तकों और कुछ लोगों की चर्चा कर लूं, फिर उनके विपरीत जो इतिहासकार खड़े हुए हैं उनकी चर्चा करके इस सत्र को उपसंहार तक ले जाऊंगा। राम गोपाल मिश्र ने एक किताब लिखी थी, इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स अप टू 1206 AD। इसमें उन्होंने उन शिलालेखों का उल्लेख, यह अन्नू बुक्स मेरठ से छपी हुई किताब है, उन शिलालेखों और उन मुस्लिम लोगों के लेखनी से जो बातें निश्रित हुई हैं उन्हें कोट करते हुए उन तमाम चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट किया है, जो यह बताता है कि हम कितनी वीरता से इनसे लड़े थे, और इन्हें हम लगभग 550 सालों तक बाहर खदेड़ने में सफल रहे। और दूसरी एक और बात, इस बात को हम पूरी तरह से नकारते हैं कि मैं थोड़ा सा इंटरपोलेट करके इस बात को कहना चाहता हूं कि जब लोग कहते हैं कि हमें गुलाम बना दिया गया, गुलाम बनाने का मतलब भी समझते हैं। 609 से लेकर 632 तक जो क्या नाम है पैगंबर ये जो मुहम्मद था, यह मुहम्मद मक्का से मदीना गया और फिर मदीना से मक्का आया। ये पूरा मक्का, मदीना और अरब को मुसलमान बना दिया, जहां पर कुछ यहूदी भी थे और वहां पर कुछ पारंपरिक अपने मत को मानने वाले लोग थे। आज
पूरा का पूरा अरब, जितना भी अरब कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, अब तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गया है, मिस्र है, और फिर अब अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क, इधर में इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे बहुत सारे मुल्क, ये सारे यदि यहाँ पर इस्लाम गया तो इस्लाम गया और वहां जाकर के किसी कोने में सिमटा नहीं रह सका, इन सारे देशों को पूरी तरह से वह लील गया। तो क्या उसी प्रकार से मोहम्मद के जाने के 4 साल बाद यानी 636 से लेकर के 1206 तक इन मुसलमानी आक्रांताओं ने ना जाने सैकड़ों हजारों बार हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमने इनका डटकर मुकाबला ही नहीं किया, इन्हें पानी पिला दिया। 1206 से लेकर 1707 तक यहाँ पर ये नाम मात्र के शासक रहे, जिसका परिणाम यह निकला कि यहाँ की मुस्लिम आबादी, यहीं के जो कन्वर्ट हुए लोग थे उस रूप में आए, और एक दुर्घटना घट गई 47 में, जिसे हम दुर्भाग्य से आज़ादी कहते हैं, जिसे हमें सही रूप में विभाजन और ट्रांसफर ऑफ पावर कहना चाहिए। बस एकमात्र हमें क्षति ये पहुंची कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माता हो गए, और आज भी 140-45 या 130-35 करोड़ की आबादी में 15-20 करोड़ मुसलमान हैं। इन्हें हम अगर घर वापस नहीं ले आ पाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी असफलता होगी। एक ऐसा मुल्क कभी गुलाम नहीं रह सकता है। गुलाम का मतलब उसे लील गया। क्या हमें लील पाए हैं कभी? हम आज भी कायम हैं, हमारा अस्तित्व आज भी जिंदा है, हमारी हस्ती आज भी नहीं मिटती है। तो ऐसे मुल्क को कहना कि हम गुलाम रहे थे एक मिसनोमर है। इस मिसनोमर को बड़े बड़े इतिहासकारों ने मिटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पथ में ठेल दिया गया। उसी राम गोपाल मिश्रा की किताब पर आधारित सीताराम गोयल ने एक किताब लिखी थी, हेरोइक रेजिस्टेंस टू मुस्लिम इन्वेडर्स, और उसके बाद हमारे सामने एक लंबी फहरिस्त आती है वैसे इतिहासकारों की जिन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा, लेकिन उनकी किताबें आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता हमारे पाठ्य पुस्तकों में, उन्हें महाविद्यालयों में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, विश्वविद्यालय के लोग उन पर शोध नहीं करते हैं। और वैसे नामों को एक बार हम जान लें, उनके बारे में विस्तृत जानकारी तो आप स्वयं भी ले सकते हैं, और समय समय पर मैं स्वयं भी आपसे साझा करता रहूंगा। उनमें कुछ नाम ऐसे बहुत लंबी सूची है, लेकिन कुछ जो प्रमुख नाम है उनकी चर्चा मैं आपसे करता चलूं। सबसे पहले मैं उन इतिहासकारों में नाम लेना चाहूंगा विष्णु शास्त्री चिपलंकर का, महादेव गोविंद रानाडे का, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का, विनायक दामोदर सावरकर का, राजेंद्र लाल मिश्र का, आरसी मजुमदार का, राधा कुमुद मुखर्जी का, भगवान लाल इंद्र जी का, और उसके बाद वासुदेव विष्णु मिराशी का, अनंत सदाशिव एल्टेकर का, यदुनाथ सरकार का, विके रजवाड़े का, और इस तरह से ये जो सूची है बहुत लंबी जाती है। इन्होंने ना सिर्फ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से लिखा, बल्कि अपनी कमियों को भी उजागर किया। किन किन कारणों से ये गुलाम वंश के शासक मोहम्मद महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी हमारे यहाँ आकर के और अपने पीछे गुलामों की एक फहरिस्त छोड़ने में कामयाब हो सका, इन सब चीजों की बड़े निष्पक्षता से एक विश्लेषण किया है। लेकिन इनकी बातें बहुत दूर चली जाती हैं, और हमारे सामने एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का एक हिस्टोरियोग्राफी आता है, जहां हमारे सामने एक लंबी सूची मिलती है वैसे हिस्टोरियंस की जिन्होंने इसी मौलाना अबुल कलाम आजाद के वरदहस्त को लेकर के और तमाम ऐसी पुस्तकों को उसके पहले से लिखते रहे थे लोग। ये नेहरूवियन थे, ये आज़ादी के पहले से लिखने वाले बहुत सारे लोग शामिल थे, और इन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को और बाद में ऐसे और जो लोग आ गए उनकी पुस्तकों को शामिल करके एक ऐसा हिस्टोरियोग्राफी तैयार किया गया जिसे हम कहने के लिए तो एक चैप्टर में सीमित कर देते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, लेकिन ये वास्तव में इतना पॉइजनस हिस्टोरियोग्राफी था जो आज हमें बोझिल, विवश और एक धोखे में रखे हुए हैं। इनके नामों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनमें डीडी कोसाम्बी है, रोमिला थापड़ है, इरफान हबीब है, मोहम्मद हबीब है, आर.एस. शर्मा है, बिपिन चंद्रा है, वी.एन. दत्ता है, डी.एन. झा है, के.एन. पनिक्कर है, के.एम. पनिक्कर है, गंगाधर अधिकारी है। यही गंगाधर अधिकारी जिसने कहा था कि भारत को सिर्फ 2 भागों में विभाजित करने की जरूरत नहीं है, भारत तो मूलतः एक ऐसा भूभाग है जो इट्स जियोग्राफिकल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ 17 नेशन, तो 17 विभाजन होना चाहिए इसका। यही था वो गंगाधर अधिकारी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन।
उसके बाद एस नूरुल हसन जो कभी शिक्षा मंत्री भी रहा था, उसने भी यही बात लिखी, हरवंश मुखिया ने भी यही बात लिखी, सुमित सरकार ने भी यही बात लिखी, और आज भी जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकार उसी परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं और उनकी बातें सुनी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और वही मगरूर व्यक्ति उस कक्षा में आकर के ऐसी बातें करता चला जाता है। आज के सत्र में मैंने इन लोगों की चर्चा इस रूप में सिर्फ इसलिए की कि एक तरफ हमारे राष्ट्रीय मुखर स्वर थे जिन्होंने इतिहास को निष्पक्षता से लिखा, और उस निष्पक्षता में लिखने के क्रम में उन्होंने उन लोगों को कोट किया जो ना तो भारतीय थे और ना ही उन्हें भारतीय भूमि से कोई प्यार था। उन्होंने सिर्फ एक अकाउंट दिया उन लोगों का जो समय समय पर भारत पर आक्रमण करते रहे थे और उन्हीं के साथ वो आया भी था। वैसे लोगों को कोट करके एक ऐसा निष्पक्ष इतिहास प्रस्तुत किया जहां उनके द्वारा लिखित अकाउंट थे, उन राजाओं की जो लोक भाषा में जो जीवनियां उपलब्ध हैं वे थी, वे शिलालेख जो आज भी मौजूद हैं वे थे, और हमारी अपनी एक ऐसी निष्पक्ष ऐतिहासिक दृष्टि थी। उस दृष्टि से लिखी गई इतिहास की किताबों को आज हम नेपथ्य में धकेल चुके हैं। तो मुखर स्वर के इस दूसरे भाग में मैं आज यहीं तक सीमित करता हूं। हम इस सिलसिला को और बढ़ाएंगे और इस क्रम में हम देखेंगे कि किन किन मुखर स्वरों को, किन किन राष्ट्रीय मंच के मूल अधिकारियों को नेपथ्य में धकेल करके और उनकी जगह मुखौटा पहना करके खलनायकों को, इन खलनायकों के चेहरे तो पूरी तरह से काले हैं लेकिन इनके ऊपर एक कच्चा रंग से ऐसा रंग के दिखाया जा रहा है मानो ये खलनायक नहीं बल्कि नायक हो। इनके चेहरे से वह स्याह रंग, वह कच्चा रंग उतार करके इनके स्याह चेहरे को हम उजागर करते रहेंगे। और आज के इस मुखर स्वर में इतना ही मित्रों, धन्यवाद।